हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 2। लास्ट टाइम तक हमने फंक्शंस और आइडेंटिटी फंक्शन या फिर आइडेंटिटी मैप और हमारा कांस्टेंट फंक्शन या फिर कांस्टेंट मैप समझ लिया था। आज हम वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक, और इन्वर्टिबल फंक्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम वन वन फंक्शन से, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक, बात आती है हमारे वन वन फंक्शन की। ठीक, तो लास्ट टाइम तक हमने आपको फंक्शन बताया था एक फादर और सन के रिलेशन से। ठीक है ना, कि फंक्शन आप जो है फादर और सन के रिलेशन से आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक, तो वन वन फंक्शन में क्या होता है कि वन वन फंक्शन में आप जो है ये देखते हैं कि आपके सारे सन जो है, सारे सन के मतलब एक ही फादर होने चाहिए, यानी हर फादर का एक ही सन होना चाहिए। यानी कि एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी हमें एक यूनिक इमेज चाहिए होती है। ठीक, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे वन वन फंक्शन की डेफिनेशन में कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज ए यूनिक इमेज। ठीक है ना, x के सारे एलिमेंट के पास क्या आएगा, एक यूनिक इमेज होगी। एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज ए यूनिक इमेज इन y। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, यूनिक मतलब क्या हुआ? यूनिक मतलब कि ऐसी इमेज होगी जो किसी और x के पास नहीं हो। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा जो है एक x टू y में डिफाइन एक वन वन फंक्शन है। ठीक, फाइव। ठीक है, या अभी 4 ही बनाते हैं। ठीक, ये जो है हमारा x टू y में डिफाइन एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या है, वन वन है। ठीक, वन वन का फंक्शन का मतलब होता है कि यहां पे आप समझ सकते हैं ये थोड़ा चाइना की पॉलिसी अपनाता है, यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी। यानी कि अगर आप इसको फादर कह रहे हो और इसको सन कह रहे हो, तो चाइना क्या कहता है कि या तो आपके पास एक बच्चा हो सकता है या फिर आप बच्चा कर ही नहीं सकते हो, यानी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि हर फादर के पास एक ही चाइल्ड होगा। ठीक, यहां अगर 5 ले भी लेते हैं हम, ठीक, तो ऐसे भी कुछ फादर होंगे जिनके चाइल्ड नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कोई फादर नहीं होगा जिसके 2 चाइल्ड हो। ठीक है ना, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम ये 3 वाला चीज हटा दें, अगर ये रहता तब तो फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि b का 1 भी आ रहा है, b का 3 भी आ रहा है, और एक सन के 2 फादर नहीं हो सकते। ठीक, तो यानी कि ये चीज नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिए, एक फादर के 2 चाइल्ड नहीं हो सकते, यानी कि हर बच्चे के पास अपने एक यूनिक फादर होंगे। ठीक, अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरा कोई दूसरा भाई है तो भाई नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि फिर मेरे यूनिक फादर नहीं हुए, वो उनके भी फादर हुए, है ना। इस वजह से हर एक्स के एलिमेंट के पास उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यानी कि एक के पास अगर 1 है तो 1 बाकी और किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं हो सकता फिर। ठीक, तो ये होता है यहाँ पे, भले ही कोई ना कोई इमेज ऐसी छूट जाए जिसकी फ्री इमेज ही ना हो, लेकिन एक एलिमेंट की हमेशा यूनिक इमेज होनी चाहिए। यही कहता है हमारा वन वन फंक्शन। ठीक, तो आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूं कि मान लेते हैं हमारा ये x है और ये y है। अगर x के पास
ए बी सी है, ठीक, और y के पास मान लेते हैं हमारे पास 1 और 2 है। क्या इसमें आप 1 1 फंक्शन बना के दिखा सकते हो? इस सेट में अगर यहां से यहां कोई फंक्शन है तो आप एक ऐसा फंक्शन बना के दिखाओ जो कि 1 1 है, ड्रॉ करके दिखाओ। तो 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि x के सभी एलिमेंट के पास उनकी खुद की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना। यानी कि a की तो मान लो यूनिक इमेज हमने 1 पकड़ा दी, b की हमने 2 पकड़ा दी। अब अगर c की यूनिक इमेज पकड़ाने जाएंगे तो वो यूनिक नहीं रहेगी, क्योंकि फिर वो b की भी इमेज हो गई है और c की भी इमेज हो गई है, यानी कि c बचा रह गया हमारा, यानी कि ये फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। अगर हम ऐसे फंक्शन को 1 1 फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो उस केस में ये फंक्शन ही नहीं रह पाएगा। समझ रहे हैं? मतलब फंक्शन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, x के एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। हमने यूनिक इमेज पकड़ा दी, अब c का कोई यूनिक नहीं मिल रहा है तो नहीं पकड़ाई। अब अगर c छूट गया तो पहली बात तो ये फंक्शन की हमारी पहली कंडीशन ही ब्रेक कर देता है, जिसमें हमारे सारे x की इमेज होना जरूरी है। यहाँ पे c की इमेज नहीं हो रही है, ठीक। इसलिए हमको ना चाहते हुए भी इसको फंक्शन बनाना है, तो इसको 1 1 नहीं रख सकते हम। तो यहां से एक चीज क्या निकल के आती है कि पहले हम थोड़ा सा 1 1 फंक्शन के एक डेफिनेशन टाइप या स्टेटमेंट लिखवा दें, उसके बाद हम ये चीज आपको लिखवा देते हैं कि क्या कह रहे हैं, यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक। आई होप आपको 1 1 फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। हर x सेट के सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। कैसी इमेज होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। और इसी को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। यहां पे लिख देंगे ठीक कि 1 1 function is also known as इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक। ठीक, अब रही बात हम जो वो चीज बता रहे थे, तो वहां पे हमने क्या बनाया था, या ABC लिखा था, जो भी लिख लीजिए, और y में हमने कह दिया था a और b मान लेते हैं, ठीक। यहां से हमको क्या रिमार्क मिलता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक, और x में अगर हमारे पास मान लेते हैं हम m एलिमेंट है और y में हम मान लेते हैं n एलिमेंट है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि इस तरह की कंडीशन थी, तो हमारा ये फंक्शन 1 1 नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि m हमारा n से बड़ा था, ठीक। यानी कि अगर m हमारा n से छोटा कर दें या n के बराबर भी कर दें, तब हमारा ये फंक्शन 1 1 हो सकता है। करके देखें एक बार, यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे m के पहले बराबर करके देखते हैं, ABC बिल्कुल 1 1 हो सकता है। हर एलिमेंट x के एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है। ज्यादा करके देखते हैं, यहाँ d कर देते हैं, तब भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि y के सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिले। जरूरी क्या है फंक्शन होने के लिए कि x के सारे एलिमेंट की इमेज मिले, तो वो तो मिल ही रही है। और 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है कि यूनिक इमेज मिले, और यूनिक भी मिल रही है, ठीक। तो यानी कि ये हमारा 1 1 फंक्शन है, ठीक। तो यानी कि अगर हमारा फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो हमारा डोमेन है फंक्शन का, उसमें अगर m एलिमेंट है तो m हमारे जो है या तो जो हमारी कोडोमेन है उसके एलिमेंट से कम हो या फिर उसके बराबर हो, ठीक। तो यहां पे रिमार्क में लिखेंगे इफ f is a if f is 1 1 function, then
इफ f इज वन वन फंक्शन, अगर f हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है, देन if f is one one function and its domain has m number of elements and codomain has n number of elements, then the function will be one one if and only if m is smaller than or equal to n। ठीक, ये हमारा जो है रिमार्क हो जाएगा यहाँ पे। इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए अगर चाहिए तो, वरना ये नॉर्मल m और n लगेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका वन वन फंक्शन। अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। तो अगली हेडिंग हम डाल देते हैं ऑन टू फंक्शन। तो पिछली बार हमने देखा था कि वन वन फंक्शन में हाल थोड़ा चाइना के जैसा था, लेकिन ऑन टू फंक्शन में हाल इंडिया की तरह होगा। यानी कि ऑन टू फंक्शन की पहले हम जो है इस तरह से डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एवरी एलिमेंट of y has its pre-image in x। ठीक, every element of y has its pre-image in x। ठीक, या फिर आप लिख सकते हो pre-image in domain, या फिर यहां पे आप लिख सकते हो every element of y ब्रैकेट में कोडोमेन। ठीक है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ y कोडोमेन, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन। यानी कि ये कैसे, देखिए बताते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं x और y, इनमें रिलेशन है फंक्शन f, ये है और ये है। ये आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। देखिए मान लेते हैं x में हमारे पास कितने एलिमेंट है, a b c d, और y में हमारे पास कितने एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, अब ध्यान से देखिए, y में हमारे पास 5 एलिमेंट है और x में हमारे पास, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। ठीक है, तो y में हमारे पास 5 एलिमेंट है और x में हमारे पास 4 एलिमेंट है। ऑन टू फंक्शन हमको क्या कहता है कि हमें पहली प्रायोरिटी देनी है y को। y के सारे एलिमेंट की प्री इमेज 100% होनी चाहिए, यानी कि y में कोई भी एलिमेंट अगर छूट गया तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यानी कि 2 3 4, अब 5 छूट गया है हमारा। ठीक, और 5 को अगर हम d या किसी भी एलिमेंट से मिला दें तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, क्यों नहीं रह जाएगा भैया, ये फादर है, ये सन है, बताओ d किसका, d का फादर कौन है, 4 है कि 5 है? दो फादर हो ही नहीं सकते, तो यानी कि ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पे फिर से एक और एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तब जाके ये हमारा कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक और एग्जांपल लेते हैं
इसका साफ सुथरा मतलब हुआ कि y के सारे एलिमेंट की प्री इमेज होना 100% जरूरी है, ठीक, तब वो ऑन टू फंक्शन होगा। फिर से एक एग्जांपल ले तो मान लेते हैं यहाँ पे हम 1 2 3 4, ठीक, और हम y ले लेते हैं यहाँ पे केवल a और b, ठीक। तो अब हो सकता है कि a की 1 2 3 और b के ये, तो यानी कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। कैसे? y के हमारे सारे एलिमेंट जो है उनकी प्री इमेज मिल रही है, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन चेक करने के लिए देख लो आप, फादर सन, एक के 1 2 3, 3 सन हो सकते हैं भैया, बी के 1 सन, 2 सन के 1 फादर, हाँ 3 सन के 1 फादर हो सकते हैं, तो फंक्शन तो है ये, ठीक। अब ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, तो ए के भी बच्चे हैं, बी के भी बच्चे हैं, तो यानी कि ये ऑन टू फंक्शन है। यानी कि ए का भी रिलेशन मिल रहा है एक्स में और बी का भी रिलेशन प्री इमेज मिल रही है एक्स में, इसका मतलब कि ये ऑन टू फंक्शन है। यानी कि वाई के कोडोमेन के सारी या फिर कह सकते हैं प्री इमेज मिल रही है हमारे डोमेन में, इसका मतलब कि ये ऑन टू फंक्शन है। यहाँ इंडिया वाला रूल मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी भी कोई भी ऐसा फादर अगर छूट जाता है जिनका हमारा जो है नहीं मिल पा रहा है सन, ठीक, तो यहाँ पे समाज उसको खा जाता है, ठीक है ना, कोच के कि आपका बच्चा ही नहीं हो पा रहा है ना, या फिर आपका तो हो ही नहीं पा रहा, तो यहाँ पे इंडिया में जरूरी हो जाता है भैया कि कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं उसका जो है सन या फिर उसका रिलेशन होना चाहिए हमारे एक्स में, ठीक। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इंडियट वाला रूल लग जाता है, ठीक है ना। चाइना में ऐसा नहीं था, चाइना में अगर आपका छूट जा रहा है तो छूट जाए, लेकिन हर बच्चे का पिता होना जरूरी था, ठीक, भले ही कोई पिता का बच्चा ना हो, लेकिन इंडिया में क्या है, हर पिता के बच्चे होना जरूरी है, ठीक। तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये ऑन टू फंक्शन है आपका, ठीक। तो आपको ऑन टू फंक्शन समझ में आया होगा। ऑन टू फंक्शन में भी इस तरह का एक रिमार्क आता है, इसको आप नोट कर लीजिए, तो मैं यहीं पे वो रिमार्क लिखवा दूं, ठीक है। नोट कर लिए, पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए अभी हमने देखा था x में 1 2 3 और y में अगर हम ले लेते हैं A B C D, ठीक। अगर हमने ये ले लिया और इसको हम चाहते हैं कि हम एक ऑन टू फंक्शन इसमें एक बना के दिखाएं, तो हमें इम्पॉसिबल हो जाएगा पिछली बार की तरह इसमें ऑन टू फंक्शन बनाना, ठीक। क्यों इम्पॉसिबल हो जाएगा? वन का देखिए, ए का हमने एक इमेज बना दी, ठीक है, बी का हमने एक इमेज बना दी, ठीक है, सी का हमने इमेज बना दी, ठीक है, अब डी की इमेज हम बनाएंगे ना अगर ये, तो देखिए एक सन के 2 फादर हो ही नहीं सकते, या तो सी का होगा या तो डी का होगा। इसका मतलब साफ साफ निकल के आ रहा है कि x के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, y के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, ठीक, 4 हमारा 3 से ज्यादा है सॉरी। इसका मतलब साफ सी बात आती है कि हमारा ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे जो x के पास एलिमेंट है वो हमारे y के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है, ठीक। यानी कि अगर यहाँ पे रिमार्क आता है कि y के एलिमेंट्स हमारे x के एलिमेंट से ज्यादा होंगे या फिर बराबर होंगे, तभी हमारा जो है ऑन टू फंक्शन बन पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रिमार्क, if f is onto function and its domain have m number of elements and its codomain
हैज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन तब क्या होगा, ठीक। देखो एवरी एलिमेंट नहीं, इफ f इज onto function and its domain has n number of elements and its codomain has n number of elements, then the function will be onto if and only if m is either greater than or equal to n, ठीक। या तो हमारा जो m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि जो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो n से ज्यादा होंगे या फिर n के बराबर होंगे, तब जो है हमारा वो एलिमेंट जो है ऑन टू कहलाएगा, ठीक। नहीं तो उसके बाद या तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा या फिर वो ऑन टू ही नहीं बन सकता है, ठीक। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो इसको लिख लीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन पे कि बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे क्या होते हैं। मेरे मार्कर का ढक्कन नहीं मिल रहा। चलिए जोड़ लीजिए। हाँ तो रब कर लिए, अरे नोट कर लिए। चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहां पे लिखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यहां पे हम लिख लेंगे ये भी चीज कि ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की। देखिए हम प्रॉपर आपको पढ़ा नहीं रहे कि फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, या फिर इनटू या फिर वन वन फंक्शन क्या होता है। हम बस आपका एक स्मॉल रिकैप करवा रहे हैं जिससे आपको एक समझ रहे जब आपका लीनियर अलजेब्रा आए, ठीक। तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक समझ रखनी है, ठीक, कि वन वन ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। इसीलिए मैं ये जो है आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर हम बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें सिंपल सी कंडीशन आती है, अ फंक्शन विच इज वन वन as well as onto is called a bijective function। एक ऐसा फंक्शन जो कि हमारा वन वन और ऑन टू दोनों है, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक। बाइजेक्टिव फंक्शन में हमारा बस यही था, सिंपल सा होता है, वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। अब कोई भी फंक्शन है आप उसको चेक करके देख लो, अगर वो वन वन है और ऑन टू है तो वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और वन वन ऑन टू पे हमने इसीलिए जोर देके समझाया आपको, ताकि आप वन वन और ऑन टू मतलब क्लियरली डिफाइन कर सको कि कैसे निकलेगा, या कोई भी फंक्शन चेक कर सको कि वन वन या फिर ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स पे, ठीक। चलिए आइए यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मैप।
अगली हेडिंग हमारी रहेगी कॉम्पोजिशन ऑफ मैप की। ठीक, तो देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ मैप हमारा कैसे होता है। सबने पढ़ा होगा जी ऑफ एफ, है ना, यही होता है कॉम्पोजिशन। बट आपको एक रिकैप करवा रहे हैं हम। कॉम्पोजिशन ऑफ मैप क्या होता है हमारा, या फिर हमारी यहाँ पे हेडिंग क्या होनी चाहिए ना, कॉम्पोजिशन ऑफ टू मैप होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन हमेशा क्योंकि दो मैप का होता है, ठीक है ना। कॉम्पोजिशन ऑफ, वैसे तो तीन मैप का भी हो सकता है, यानी दो या दो से ज्यादा मैप का होता है। ठीक, तो हम दो ही मैप पे के कॉम्पोजिशन पे फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू मैप, देखिए इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। मान लेते हैं लेट एफ एक्स टू वाई है, एक फंक्शन है। ठीक, कैसा है, 1 1 है, ऑन 2 है, अभी नहीं पता। एक्स टू वाई में एक फंक्शन है, ये हमें पता है। ठीक, फंक्शंस की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। एंड जी वाई टू जेड एक फंक्शन है। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस। ठीक, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, या फिर यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बी टू फंक्शंस और मैप, दो मैप्स हम मान लेते हैं एफ और जी को। अब देखिए इनका कॉम्पोजिशन हम कब निकाल पाएंगे। ठीक, देन देयर composition will only exist एक मिनट आई एम सॉरी। हाँ, तो देखिए लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, मान लेते हैं दो फंक्शन या फिर दो मैप है, तब इनका कॉम्पोजिशन हमारा जो है तभी एग्जिस्ट करेगा, ओनली एग्जिस्ट व्हेन द कोडोमेन of first function is the domain of the second function। ठीक है, और इसका जो हमारा कॉम्पोजिशन होगा नाउ, जो हमारे एफ और जी का कॉम्पोजिशन होगा वो जी ऑफ एफ होगा। ठीक, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं कि एफ ऑफ जी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, पहली बात, कॉम्पोजिशन हमारा कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारे पहले फंक्शन का डोमेन हमारे सेकंड, पहले फंक्शन का कोडोमेन हमारे सेकंड फंक्शन के डोमेन के बराबर हो। ठीक, यानी कि क्या कह रहा है ये, एफ पहले फंक्शन का कोडोमेन वाई हमारे दूसरे फंक्शन का डोमेन हो वाई। ठीक है, अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी समझाता हूं, तभी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, पहले आप बस देखते जाइए, अभी मैं बताऊंगा कि एफ ऑफ जी क्यों नहीं करेगा। ठीक, ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूं, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अब ठीक है। ठीक, तो पूरा अब यहां तक आ रहा होगा आपका। अब देखिए क्या कह रहा है कि
मान लेते हैं कि ये हमारा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं। नाउ composition of f and g is g of f, ठीक, g of f। ये देखिए, ये मान लेते हैं हम x, ये मान लेते हैं हम y, और ये मान लेते हैं हम z। ठीक है, हमने x, y और z रिस्पेक्टिवली मान लिया। x से y में हमारा कौन सा फंक्शन कूद रहा है? f है ना, x से y में जा रहा है। y से z में हमारा कौन सा फंक्शन जा रहा है? g। ठीक, अब ध्यान से देखिए, मैंने z थोड़ा बड़ा बनाया है, उसके भी पता लग जाएगा किस लिए। ठीक है ना, इसमें कौन से किस टाइप के एलिमेंट होंगे? x, स्मॉल x टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक, अब ये स्मॉल x टाइप के एलिमेंट जैसे ही फंक्शन f के साथ ऑपरेट करेंगे, ये हमको क्या देंगे? y देंगे। और हम जानते हैं y किस टाइप का होता है? fx टाइप का, है ना। फंक्शन के साथ ऑपरेट होने के बाद ही तो ये y बना है। ठीक, तो y हमारा क्या होता है? fx टाइप का होता है। अब g की बात करते हैं, हम g पे आते हैं, केवल फोकस करते हैं। g हमारा क्या कर रहा है? y टाइप के फंक्शंस उठा रहा है और z बना रहा है। यानी कि y को अगर हम g के साथ ऑपरेट कर दे, y को अगर हम g के साथ ऑपरेट कर दे, यानी कि g के साथ किसको ऑपरेट कर रहे हैं? y को, तो हमको क्या मिल रहा है? z मिल रहा है। ठीक, हमको क्या मिल रहा है? z मिल रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है यहां से कि y हमारा क्या है? यहाँ पे fx है, यानी कि g ब्रैकेट के अंदर y लिखा था, यानी कि ये क्या है? fx है। और किसके बराबर है ये? z के बराबर आ रहा है ना। g fx, इसी को हम क्या कहते हैं? g of f कहते हैं, है ना, उसी को तो हम g of f कहते हैं। तो ओवरऑल g of f हमारा क्या है? z दे रहा है। ठीक, z दे रहा है। यानी कि अगर हम केवल इसको और इसको उठाएं, इसको और इसको उठाएं, तो हमको क्या मिल रहा है कि हमारा z कितना आ रहा है? z इज इक्वल्स टू, या फिर हम इस तरह से लिखते हैं ना, ये g of fx इज इक्वल्स टू z। ठीक, क्या मिल रहा है? हमारा z के बराबर मिल रहा है। यानी कि g of f, ये हमारा, अगर हम इसको ऐसे हटा दे और कहें कि एक ऐसा फंक्शन आ रहा है यहाँ पे जिसमें हम अगर x रख रहे हैं तो हमें डायरेक्ट z मिल रहा है। ठीक, यानी कि एक ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसमें हम x रख रहे हैं तो डायरेक्ट हमको क्या दे रहा है? z दे रहा है। ठीक, और ये जो फंक्शन है हमारा, जो यहां से डायरेक्ट यहां कूद रहा है, इस फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं? g of f। ठीक, और g of f फंक्शन को पढ़ा कैसे जाता है? f कंपोजिशन ऑफ g। यहां पे अगर ये g of f लिखा है तो इसको रीड एज f इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, f कंपोजिशन ऑफ g के तौर पे। ठीक, अगर ये लिखा है तो हम आपसे क्या पढ़ेंगे? इसको f कंपोजिशन ऑफ g पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम x ऑपरेट करते हैं और सीधे हमको z मिलता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ टू मैप्स। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब अगर हम f ऑफ g निकालें g ऑफ f की बजाय, ठीक, यानी कि f ऑफ g को क्या पढ़ेंगे हम? g कंपोजिशन ऑफ f। ठीक, f ऑफ g को क्या पढ़ेंगे? g कंपोजिशन ऑफ f पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम g कंपोजिशन ऑफ f निकालते हैं तो ध्यान से देखिए, इसके लिए ये देखिए यहाँ पे ये कैसा था हमारा? g ऑफ f कैसा था? यानी कि g ऑफ f में f कंपोजिशन ऑफ g हम क्यों कहते थे? क्योंकि
हमने x पहले डाला कहां पे, f में डाला x, ठीक, तब जाके हमको g यानी z मिला, ठीक है ना, मतलब f कॉम्पोजिशन ऑफ g, यानी कि पहले हमारा f ऑपरेट हुआ है फिर हमारा g ऑपरेट हुआ है, इसीलिए हम इसको g ऑफ f तो आप समझ गए ना क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो हमारा g ऑफ f हमारा आखिरकार z आ रहा है, ये देखिए ना g ऑफ f z, ये तो ये जो हमारा g और fx है, इसको मेंटेन करने के लिए हम इसको g ऑफ f लिखते हैं, लेकिन पढ़ते f कॉम्पोजिशन ऑफ g इसलिए है क्योंकि हमारा फंक्शन f पहले यूज किया जाता है, ठीक। इसी तरह से ये अगर लिखा है कि f ऑफ g यानी भी फंक्शन g पहले यूज किया जाएगा, यानी कि फंक्शन g जो होगा वो हमारा पहले यूज किया जाएगा, ठीक। अब अगर फंक्शन g हमारा पहले यूज किया जा रहा है तो कॉम्पोजिशन की अब हम देखते हैं कंडीशन क्या है, कि हमारा कॉम्पोजिशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, यहाँ पे g है, g का कोडोमेन क्या है, z है, ठीक। कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज द डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन की डोमेन होनी चाहिए, फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन सेकंड फंक्शन, यहाँ पे क्या है, f ऑफ g में सेकंड फंक्शन है f, तो f की क्या होनी चाहिए, डोमेन होनी चाहिए, x होना चाहिए। अब x और z तो सेम नहीं है, अलग अलग है, इसका मतलब कि हमारा जो है कॉम्पोजिशन f ऑफ g में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ठीक। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों आप पहली बात तो कॉम्पोजिट फंक्शन आपका क्या होता है, आपको यहां से ये समझ गए होंगे, ठीक। दूसरा आपका जो है g ऑफ f यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट कर रहा है और f ऑफ g क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये आप समझ गए होंगे। f ऑफ g क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए f ऑफ g, ठीक, यानी कि हम इसको पढ़ेंगे g कॉम्पोजिशन ऑफ f, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा g और सेकंड फंक्शन हो जाएगा हमारा f, यानी कि फर्स्ट फंक्शन की कोडोमेन सेकंड फंक्शन की डोमेन के बराबर होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक। और हमारा जो है g ऑफ f हमारा एक कंपोजिट फंक्शन क्यों बना दे रहा है, क्योंकि g ऑफ f हमारा किस तरह से पढ़ा जाएगा, f कॉम्पोजिशन ऑफ g, और यानी कि फर्स्ट फंक्शन हुआ f और सेकंड फंक्शन हुआ g, यानी कि फर्स्ट फंक्शन की कोडोमेन यानी y हमारे सेकंड फंक्शन की डोमेन होनी चाहिए, यानी कि g का भी हमारा डोमेन क्या है, y है, और f का हमारा कोडोमेन क्या है, y है, यानी कि अगर हमारा ये दोनों सेम आ गया इसलिए हमारा g ऑफ f एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि कॉम्पोजिशन बना देगा, और f ऑफ g हमारा कॉम्पोजिशन नहीं बनाएगा, यानी कि g कॉम्पोजिशन ऑफ f हमारा जो है नहीं एक कॉम्पोजिट फंक्शन बनाएगा, लेकिन f कॉम्पोजिशन ऑफ g हमारा एक कॉम्पोजिट फंक्शन बना देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू मैप्स क्या होता है, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले लेक्चर पे। देखिए इसके बाद हमारा डायरेक्ट इमेज और इनवर्स मैप, इन्वर्टेबल मैप हमारा बाकी है, ठीक। तो हम इसी में समझा के फिर नेक्स्ट लेक्चर से हमारा बाइनरी ऑपरेशन और ग्रुपॉइड शुरू हो जाएगा, जहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है लीनियर अलजेब्रा शुरू हुआ है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम चलते हैं हमारे इन्वर्टेबल फंक्शन पे। नोट कर लिए, ठीक। तो चलिए कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स पे एक हमें छोटा सा रिमार्क लिखवाना है, इसको इरेज कर दे रहे हैं फिर लिखवा दे रहे हैं, ठीक है।
इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि 1 1 और 1 2 दोनों हो, उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक, बस उसी को बाइजेक्टिव फंक्शन को और कॉम्पोजिट फंक्शन को, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ टू मैप्स को मिला के ही हम जो है अपना रिमार्क लिखने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए पहले रिमार्क लिख लेते हैं, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि रिमार्क क्या क्या रहा है। रिमार्क हमारा क्या कह रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव मैप्स is bijective, is a bijective map. But converse need not be true. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा F और G दोनों क्या है, बाइजेक्टिव हैं, तो हमारा G ऑफ F अगर एग्जिस्ट कर रहा है, G ऑफ F, एक मिनट, ऊपर का मैंने अब आ रहा होगा, एक्चुअली में मैं इससे पहले फ्रेम नीचे किया था ना, तो उसमें जो है थोड़ा सा छुप गया था। ठीक, तो देखिए क्या रहा है कि कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव मैप इज अ बाइजेक्टिव मैप बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हमारा इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं होगा। देखिए अगर G और F हमारा बाइजेक्टिव मैप है, ठीक, और G ऑफ F का जो कॉम्पोजिशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, तो हमारा G ऑफ F क्या होगा, G ऑफ F भी बाइजेक्टिव होगा। ठीक, लेकिन अगर हमने देखा कि G ऑफ F हमारा कोई बाइजेक्टिव मैप है और हमें F और G मैप के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक, तो हम वहां से अनुमान लगा के ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा F भी बाइजेक्टिव होगा और G भी बाइजेक्टिव होगा। ये टोटल गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर बाइजेक्टिव होगा, लेकिन हम यहां ये देख के सिर्फ ये नहीं कह सकते कि F और G बाइजेक्टिव होगा। हाँ, अगर G और F बाइजेक्टिव है और उसका कोई ना कोई कॉम्पोजिट फंक्शन हम बना सकते हैं, या फिर उन दोनों मैप्स का कॉम्पोजिशन एग्जिस्ट हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि जो कॉम्पोजिशन एग्जिस्ट होगा, चाहे वो G ऑफ F हो या F ऑफ G हो, ठीक, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक, वो भी हमारा एक बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हम यहां से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, दूसरा रिमार्क लिखते हैं। अगर ये हमारा पहला हो गया रिमार्क, ठीक है, यहां पे हम दूसरा डाल देते हैं। इफ G of F is a bijective map अगर हमारा G of F एक बाइजेक्टिव मैप है, ठीक, क्या कह रहे हैं हम, अगर हमारा G of F एक बाइजेक्टिव मैप है, देन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि देन जो हमारा F होगा वो हमारा 1 1 होगा और जो हमारा G होगा वो हमारा 1 2 होगा। ये हम क्यों कह सकते हैं भैया, देखो G ऑफ F है, यानी कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं, F कॉम्पोजिशन ऑफ G, यानी कि F हमारा फर्स्ट फंक्शन है, G हमारा सेकंड फंक्शन है, यानी कि X से Y से Z
x से y में चल रहा होगा f और y से z में चल रहा होगा g, यानी कि f11 क्यों होगा, क्योंकि f और g ऑफ f जो है हमारा, वो हमारा एक फंक्शन है, ठीक। और कैसा है, एक मिनट,